हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी से होने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, ये प्रश्न वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस बात को आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे है कि पित्त निम्नलिखित में से किस अंग से या किस अंग में संचित होता है। दोस्तों, पित्त निम्नलिखित में से का मतलब ये जो चारों यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, पित्त निम्नलिखित में से किस अंग में संचित होता है। ठीक है दोस्तों, किस अंग में संचित होता है ये बताना है। तो जो पित्त संचित होता है वो होता है पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में, जो कि ऑप्शन नंबर आपको चौथे पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग और ले लेते हैं। तो यहाँ पे है कि पित्त एक प्रकार का तरल पदार्थ है। पित्त क्या है? एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। पित्त एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। कहाँ पे? पित्ताशय की थैली में जमा होता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे थियोरेटिकल यहाँ पे हम आपको दे दिए हैं, जिससे कि पित्त के बारे में आप थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो तीन चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पित्त जो होता है वो तरल पदार्थ होता है। बाय द वे, ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाता है, इससे आपको बहुत सारे पित्त से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार भी हो जाएंगे। जैसे बाय द वे, अभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि पित्त किस प्रकार का पदार्थ है, तो नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पित्त क्या होता है? तरल पदार्थ होता है। ठीक है, जो यकृत द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है, पित्ताशय की थैली में जमा होता है। दोस्तों, ठीक है, फिर उसके बाद है यह पित्ताशय की थैली में संग्रहित और केंद्रित होता है, जो भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि इसका जो कार्य है वो भोजन को पचाना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वयस्कों में पित्ताशय की थैली की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर माना जाता है। दोस्तों, और इसका व्यास माना जाता है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसकी लंबाई, उसका व्यास, ठीक है ना, उसका कार्य क्या है, उसका भोजन को पचाना, किस प्रकार का पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, कहाँ संग्रहित होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पित्ताशय में संग्रहित होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ध्यान दीजिएगा, बताना है कि जो यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों, तो वो होता है आपका स्टेपिज। ठीक है दोस्तों, स्टेपिज। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि स्टेपिज सबसे हल्की रकाब के आकार की हड्डी है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेपिज सबसे हल्की रकाब के आकार की हड्डी है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की अगर देखा जाए, मानव स्ट्रक्चर की देखा जाए, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिज होती है। दोस्तों, जो मनुष्य के कानों के बीच में पाई जाती है। स्थान देख लीजिए भाई, कहाँ पे? मनुष्य के कानों के बीच में पाई जाती है, जबकि फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से और तैयार हो गया, एक क्वेश्चन के सहारे एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, और स्टेपिज के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोग ले चुके हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे था, क्वेश्चन था कि इस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपिज, वो तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो गई, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने स्टेपिज के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये कानों के बीच में पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि सबसे बड़ी जो हड्डी होती है मानव शरीर की वो फीमर होती है। दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ पे है मानव शरीर का तापमान, और उसके बाद है शीतल काल में या शीतकाल में घटता है, ग्रीष्म काल में बढ़ता है, न शीतकाल में घटता है और न ग्रीष्म काल में बढ़ता है। ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन है शीतकाल में बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मानव का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है, वो एक्चुअली में ना तो शीतकाल में बढ़ता है और ना ही ग्रीष्म काल में घटता है। ठीक है, सॉरी हम उल्टा बोल दिए, ना तो शीतकाल में घटता है और ना ही ग्रीष्म काल में
बढ़ता है, ग्रीष्मकाल में बढ़ता है। ऐसा देखिए, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न अभी हम लोग देखेंगे। हम लोग अक्सर देखते हैं कि ठंडक में हमको ठंड लगने लगता है और गर्मी में हमको काफ़ी गर्म का आभास होता है। तो इससे हम लोग का टेम्परेचर घटता बढ़ता कुछ भी नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है। ना शीतकाल में घटता है और ना ग्रीष्मकाल में बढ़ता है, ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों सही है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि मानव शरीर का तापमान ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। टेम्परेचर तो वैसे ही रहता है। मानव शरीर का, यहाँ पे देखिए, मानव शरीर का तापमान न तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो माना जाता है 98.4 फ़ारेनहाइट से, ठीक है ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से। या तो देखिए, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल लीजिए। तो मनुष्य का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो इतना माना होता है और इसे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हैं। ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य का टेम्परेचर या तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन में आपको जहाँ भी सेल्सियस में अगर दिया रहेगा तो 37 दिया रहेगा और फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो 98.4 दिया रहेगा, वहाँ पे हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त का क्या कार्य होता है ये बताना है कि रक्त जो होता है वो शरीर में क्या कार्य करता है। तो देखिए, रक्त का जो कार्य होता है बेसिकली वो देखा जाए तो सभी भागों में ऑक्सीजन ले जाना पहला ऑप्शन है। दूसरा है तरलता बनाए रखता है, मतलब तरलता बनाए रखता है। और तीसरा है पाचन में मदद करता है। और चौथा है इरेक्शन में मदद करता है। तो यहाँ पे जो रक्त का मुख्य कार्य है वो होता है सभी भागों में ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है दोस्तों, सभी भागों में ऑक्सीजन को ले जाना, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा तो यहाँ पे देखेंगे, लिखा है रक्त शरीर के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, ठीक है ना। तो जो रक्त होता है वो शरीर के भीतर बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है शरीर के अंदर, ठीक है। उसमें ऊतकों की ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है जो लाल कोशिकाओं में होता है। ग्लूकोज, अमोनिया एसिड और फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों की आपूर्ति शामिल है, ठीक है। तो ये था, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तो इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ाई या उड़ान अवधारणा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो लड़ाई या उड़ान बोला जाए, लड़ाई बोला जाए, ठीक है ना, उस अवधारणा से संबंधित है। तो वो है एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि एड्रेनालाइन को आमतौर पर लड़ाई या उड़ान हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रेनालाइन को आमतौर पे देखा जाए तो ये लड़ाई और उड़ान हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, एड्रेनालाइन, ठीक है ना। एड्रेनालाइन एक हार्मोन है जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है और नार एड्रेनालाइन के साथ मिलकर इसकी प्रमुख क्रिया शरीर की लड़ाई या उड़ान के लिए तैयार करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले चुके हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, यहाँ पे उसके बाद है नाखून मृत कोशिकाओं के पदार्थ से बने होते हैं जिसमें रक्त संचार नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है नाखून शरीर का एक बेकार अंग है, ये तो बिल्कुल नहीं सही होना चाहिए क्योंकि बेकार नहीं है। नाखून कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो नाखून जो होता है ना वो मृत कोशिकाओं के पदार्थ से बना होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें रक्त संचार नहीं होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ऑप्शन आपका
फर्स्ट सही है। जैसे इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाखून आमतौर पर एक प्रकार का प्रोटीन की मोटी और कई परतों से बने होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि नाखून जो होता है वो आमतौर पर एक प्रकार का प्रोटीन की मोटी परत और कई परतों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कई परतों का इसमें मेल होता है। ठीक है, जिसे केराटिन कहा जाता है, जिन्हें केराटिन कहा जाता है। और ये मृत ऊतकों से बने होते हैं। किससे? देखिए यहाँ पे मृत ऊतकों से बने होते हैं। उनमें कोई भी तंत्रिका और रक्त वाहिका नहीं होता है। मतलब इसमें कोई भी तंत्रिका और रक्त वाहिका नहीं होता है। इसलिए जब नाखून काटे जा रहे होते हैं तो हमें कोई भी दर्द का आभास महसूस नहीं होता है दोस्तों। तो मेन चीज़ कि नाखून में किसी प्रकार का कोई तंत्रिका या रक्त वाहिका नहीं होते हैं, इसलिए इसमें रक्त संचार नहीं हो पाता है। इसलिए इसको कोई काटते हैं, हम लोग काटते हैं तो हम लोगों को दर्द का आभास नहीं होता है दोस्तों। ठीक है ना, ये है। बाकी ये प्रोटीन की कई परतों से मिलके बना हुआ है, ये हम लोग ऊपर ही पढ़ चुके हैं। और मृत ऊतकों से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, मस्तिष्क जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सोचना पहला ऑप्शन, दूसरा है दिल की धड़कन को नियमित करना, तीसरा शरीर को संतुलित करना, और चौथा है उपयुक्त तीनों। उपयुक्त कितना? तीनों, मतलब तीनों सही है। क्या ऐसा कुछ है? तो बिल्कुल, जो मस्तिष्क का कार्य होता है वो सोचना भी होता है, धड़कन को नियंत्रित करना भी होता है, और शरीर को संतुलन में बनाए रखना भी होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो चौथा है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं जानकारी यहाँ से। यहाँ लिखा है कि मस्तिष्क सेरेब्रम, सेरिबैलम और ब्रेनस्टेम से बना होता है, जो उपयुक्त तीनों के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हम पहले ही बता दिए हैं। ये 3 भागों से बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 भागों में मस्तिष्क को बनाया गया है डिवाइड करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूहन की खोज की थी, मतलब किसने? रक्त समूहन की खोज की थी। कौन किए थे रक्त समूहन का खोज? इसको देखेंगे तो रक्त समूहन की खोज लैंडस्टीनर ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे है कार्ल लैंडस्टीनर एक वैज्ञानिक थे और एक चिकित्सक भी थे। ठीक है ना, उन्होंने 1900 में पहली बार मुख्य रक्त समूहों का पहचान करने के लिए जाना जाता है। जो उन्हें जाना जाता है वो 1900 में पहली बार मुख्य रक्त समूह की पहचान करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे है कि ठंडे खून वाले जानवरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सही है ठंडे खून वाले जानवरों के लिए? जो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो जो ठंडे खून वाले जानवर होते हैं उनके शरीर का जो तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार ना बदलता रहता है दोस्तों। ठीक है, जो उनका शरीर का, जैसे हम लोगों का तापमान तो सामान्यतः स्थिर रहता है और उन लोगों का टेम्परेचर बढ़ता और घटता रहता है। ठीक है ना, तापमान के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोगों का जो राइट ऑप्शन है वो ये होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों कि ठंडे खून वाले जीव अपने परिवेश के तापमान को ग्रहण करते हैं। यानी जो उन लोग का परिवेश होता है, ठीक है ना, वातावरण, उस टेम्परेचर को वो लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जब उनका वातावरण गर्म होता है, ठीक है ना, जब वातावरण गर्म होता है तो वो गर्म होते हैं, तो वो भी गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, और जब उनका वातावरण ठंडा होता है तो वो ठंडे हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, गर्म वातावरण में ठंडे खून वाले जानवरों का खून गर्म खून वाले जानवरों की तुलना में अधिक गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार क्या करता है? बदलता रहता है। ठीक है ना, यानी वातावरण का टेम्परेचर घटेगा तो उन लोगों का भी टेम्परेचर घटेगा, और वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उन लोगों का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, ठंडे खून वाले जो जानवर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, हेपेटाइटिस
मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हेपेटाइटिस होता है वो मानव शरीर के लीवर को ठीक है ना, प्रभावित करता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है। ठीक है, हेपेटाइटिस क्या होता है, यकृत मतलब लीवर का एक सूजन है। एक सूजा हुआ जिगर लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिससे भूख में कमी, ठीक है ना, भूख में कमी, मतली, उल्टी और थकान हो सकता है। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ होगा, लीवर सूजा हुआ है तो भूख में कमी, उल्टी और थकान महसूस होना, ऐसा कुछ उसके लक्षण हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव में जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है वो त्वचा होता है दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे लिखा है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फीट माना जाता है या फुट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ग फुट। त्वचा हमें रोगाणुओं और तत्वों से बचाती है। ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है, यानी टेम्परेचर को बनाए रखती है। ठीक है, और स्पर्श गर्मी और ठंड के संवेदनाओं का अनुमति देती है, यानी हमको गर्म लग रहा है कि ठंड लग रहा है, इसके पीछे भी त्वचा का ही हाथ होता है। ठीक है ना, उसी से हमको पता चलता है कि ठंड है या गर्म है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पित्त ज्वर निम्नलिखित में से किससे फैलने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, तो वो फैलने वाला है मच्छर से। किससे, मच्छर से। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि यह रोग पित्त ज्वर विषाणु के कारण होता है। ठीक है, यह रोग जो होता है वो पित्त ज्वर विषाणु के कारण होता है और संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, किसके, मादा मच्छर के काटने से फैलता है, संक्रमित मादा मच्छर के। यह केवल मनुष्यों, अन्य प्राइमेट्स और मच्छरों के कई प्रजातियों को संक्रमित करता है। ठीक है, यानी मनुष्य और अन्य प्राइमेट्स और मच्छरों के कई प्रजातियों को भी संक्रमित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने या किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज हुआ था वो रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा हुआ था दोस्तों। ठीक है, रिचर्ड अल्टमैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने वाला रसायन है। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए क्या छोड़ा जाता है, तो उसमें छोड़ा जाता है दोस्तों आपका कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट। क्यों ऐसा छोड़ा जाता है, यहाँ देख सकते हैं कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखिए, कॉपर सल्फेट एक कवकनाशी है। ठीक है ना, मतलब कवक को ख़त्म करने वाला है एक रसायन, जिसका उपयोग फल, सब्जी, अखरोट और खेती की फसलों को जीवाणु और कवक रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यह पानी की टंकियों में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन है। ठीक है ना, तो जो ये आपका होता है कॉपर सल्फेट, ये कवकनाशी है। ठीक है ना, मतलब कवकों को ये ख़त्म कर देगा। इसका प्रयोग खेतों में भी किया जाता है कवक से बचाने के लिए। ठीक है, जीवाणुओं से बचाने के लिए ये क्या करता है, उनको ख़त्म कर देता है। ये इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है और पानी की टंकियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो कवक वगैरह रहते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वृक्षों के तनों में रहने वाले जंतु कहलाते हैं। ठीक है ना, वृक्षों के तनों में रहने वाले जंतु कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आर्बोरियल। ठीक है ना, आर्बोरियल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है आर्बोरियल को जानवरों की विकासवादी विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है ना, आर्बोरियल को जानवरों की विकासवादी विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उन्हें पेड़ों के माध्यम में रहने या पैतरेबाजी करने की अनुमति देता है। ठीक है, चिंपैंजी की शारीरिक संरचना के वृक्षीय भाग का एक उदाहरण इसकी लंबी भुजाएं हैं। चिंपैंजी की जो भुजा होता है ना, वो वृक्षीय भाग का एक उदाहरण कह सकते हैं आप, क्योंकि उनका भुजा देखिए तो वृक्ष के जड़े की रूप का होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।